नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए जो NCERT का लेसन हमने शुरू कर रखा है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, अन्य रीति रिवाज, जो उसका सब टॉपिक है। ये देखिए, पुरातत्वविद स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं जानते या कुछ नहीं कह सकते किसके बारे में, कि वे लोग कैसे रीति रिवाजों को पालन करते थे जो कि नवपाषाण कालवासी थे। नवपाषाण कालीन जो लोग थे वो कैसे रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह दोनों ही शामिल है, जिन्हें जनजाति कहते हैं। देखिए भाई, होता क्या है कि कृषक एवं पशुपालक जो समूह है वो आधुनिक जो काल में लोग रहते हैं उनमें थोड़ा सा अलग है। कृषक समुदाय है वो एक जगह पर ठहर के आराम से खेती करता है और उसका ज़मीन का मालिकाना हक है। लेकिन जो जनजातीय लोग हैं उनका एक, ये मान लीजिए जंगल का कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो रहते हैं, यहाँ एक समय तक खेती करेंगे, इसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ से पलायन करेंगे, फिर इस हिस्से में खेती करेंगे, फिर यहाँ, ऐसे वो घुमंतु तरीके से खेती भी करते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ समूह रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से प्रचलित रही हैं। और जब देखो किस आज के जो हमारे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के एरियाज में जो आदिवासी रहते हैं, अगर उनके रीति रिवाजों को देखोगे आप तो काफ़ी पुराने हैं। ये कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से जाकर के जुड़ेंगे। तो उन्होंने आज के जो रीति रिवाज है, पुरातत्वविदों ने जो आज के रीति रिवाज है उनसे अनुमान लगाकर पहले के रीति रिवाजों की कल्पना की है। स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसे लोगों के बारे में। प्राय जनजाति क्या होती है, छोटे छोटे बस्तियों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो होते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किस चीज़ को लेकर के? परिवार को लेकर के। और इस तरह के परिवार समूह में मिलकर जनजाति का निर्माण करते। देखिए भाई, होता क्या है, ये छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं। बस्तियाँ ये नहीं जो हमारे आसपास होती है, ये होते हैं जो जनजातीय लोग आसपास जंगलों में रहते हैं। और आपस में इनका संबंध कैसा होता है? पारिवारिक। अगर इनके ग्रुप में जितने भी आपको लोग मिलेंगे वो आपस में कबीलाई तौर पर बंधे होंगे। कोई बुआ, कोई फूफा, कोई मामा, ऐसे पहले ही कनेक्टेड मिलेंगे आपको ये, और मिलकर जाति का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर क्या करते हैं? जनजाति। देखिए, सबसे पहला होगा कोई कबीला, ठीक है, उस कबीले में कुछ परिवार होंगे, इनके किसी के साथ होंगे संबंध, वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंधों के बाद में जो तैयार होगा, आसपास के फिर एक जगह पर रहना शुरू करेंगे, उससे होगा जनजाति का निर्माण। जनजाति के सदस्य शिकारी, भोजन संग्रहण, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने से लेकर खेती की देखभाल, फसल काटने तक का काम। देखिए, महिलाएं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारे समाज में क्या होता है, पुरुष खेती का सारा काम करते हैं, यहाँ महिलाएं सारा काम करती है। ज़मीन बोना हो, पौधों की देखभाल करना हो, फसल काटने तक का काम सारा कौन करती है? महिलाएं। और बच्चे क्या करते हैं? पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं महिलाएं। उसके बाद पुरुष आमतौर पर जो बड़े बड़े झुंड होते हैं उनके जानवरों के, इनको चराने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। मान लीजिए इस क्षेत्र में उन्होंने कृषि कर रखी है और इस क्षेत्र तक वो चराने के लिए जाते हैं, तो ये काम कौन करेगा? पुरुष करेंगे, और यहाँ महिलाएं और देखभाल में बच्चे शामिल होंगे। जबकि छोटे बच्चे झुंडों को चराते होंगे। यहाँ जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम दोनों मिलकर करते हैं? तो स्त्री पुरुष। कौन सा मिलाकर? दूध निकालने का जो काम है वो दोनों मिलकर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चराई के साथ में अपने पशु जो लेके गए होंगे ये, तो इनमें भी तो पशु होंगे और इन्होंने कुछ यहाँ पर अपने पालतू बना रखे होंगे, तो दूध दूहने का ये काम ये भी कर पाएंगे और ये भी कर पाएंगे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाना, टोकरियां बुनना, औजार, झोंपड़ी बनाने का काम भी साथ साथ करते होंगे। नाच गाना, घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होगा। ये कैसे अहम हिस्सा है? आज भी डेकोरेशन है, जो सजावट का काम है, सजावट का काम, वो आज भी त्योहारों के टाइम पे हम देखते हैं कि सारे घर वाले लगभग मिल करके सफाई का काम करते हैं,
सजावट का काम करते हैं। तो वैसे ही इनके नॉर्मली जब कोई त्यौहार होता है या नॉर्मल सजावट का काम होता है तो सबके सब एक साथ मिलके क्या करते हैं, ये सजावट का काम करते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित। देखिए इसमें क्या होता है, ये ग्रुप होगा तो ग्रुप जनजातीय कबीले क्या करते हैं, मान लीजिए सारे के सारे इस कबीले के लोग हैं, रह रहे हैं, इसमें एक ये पर्सन है, या तो ये तो क्या होगा, पहली शर्त क्या हो, या तो ये वृद्ध व्यक्ति हो, अगर वृद्ध नहीं है तो वो नौजवान योद्धा हो, या योद्धा नहीं है तो पुरोहित हो, या फिर तीनों भी कोई व्यक्ति हो सकता है भाई, सॉरी पुरोहित हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है वो, और नौजवान योद्धा। तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को नेता माना जाएगा और वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज कोई महिलाएं हैं अगर वो ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती है तो उसके मार्ग में बाधा बने या उसके मतलब ऊपर फबतियाँ कसना, कष्टदायक कुछ बोलना उसको, लेकिन ये लोग क्या है, वयस्क महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। अगर उन्हें ज्ञान है, अनुभव है तो उसको विशिष्ट सम्मान दिया जाता है, लगभग मान लीजिए आप एक नेता की इक्वली। जनजातियों को सांस्कृतिक परंपराएं बहुत अधिक क्या होती है, समृद्ध और विशिष्ट होती है। सांस्कृतिक परंपराएं इनका रहन सहन, भाषा, संगीत, खान पान, चित्रकारी, मूर्तिकला, ये सब क्या है, संस्कृति का अंग होते हैं और ये क्या बहुत समृद्ध होती है। उनके अपने देवी देवता होते हैं, जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, पूरे कुनबे यानी कि पूरी पूरी जो जनजाति है उसका संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच में खास अंतर नहीं होता। क्यों, वो इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं और इसी में कुछ खाएंगे पिएंगे। जो नेता है उसका कुछ ना कुछ मान लीजिए विशेष हिस्सा होगा तो भी वो साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं। तो किसी के पास भी कुछ ज़्यादा धन इकट्ठा होने की आशंका या आशा रहती नहीं है, और जब धन नहीं होगा तो अमीरी गरीबी का फासला कैसे तय होगा। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाज से भिन्न है, क्योंकि अगर हम हमारे समाज से इसकी तुलना करें तो हमारे यहाँ अमीरी गरीबी का फासला आप देख सकते हो। और जंगल, घास, मैदान, इनके ऊपर संपत्ति पर कंट्रोल किसका होता है, अगर वो घर में है तो एक व्यक्ति का खुद का होता है, आप वो भी देख सकते हो। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं इनसे कितनी भिन्न हो आप वो भी देख सकते हो। आगे है मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये देखिए स्थान है कहाँ, सबसे पहले तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो पाकिस्तान से जाता है ईरान को, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल क्या है, स्थान है। तो किस दर्रे के पास में है, बोलन दर्रे के पास में है। आगे है मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने यानी कि लोगों ने इस इलाके में सबसे पहले, यह आपने नोट करना भाई, सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना शुरू किया, साथ में भेड़ बकरी पालना भी सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले किस तरह से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। जब स्तर क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया हुआ शायद, चलो नहीं बताया तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये मेरी स्पेस, ये देखिए मान लीजिए ये हमारी पूरी की पूरी ज़मीन की मोटाई है। इसमें जो सबसे पहला स्तर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हम मान लें ये सबसे पहला स्तर है, इसके ऊपर मान लीजिए हम रहते हैं तो ये सबसे नया स्तर हो गया। इसके बाद इसमें हम रहते हैं, ये द्वितीय स्तर हो गया, ये इससे पुराना हो गया, इसके बाद ये इससे पुराना, ये इससे पुराना। ऐसे स्तर की हम आयु काउंट करते हैं, और जो वस्तुएं हमें यहाँ ज़्यादा मिलेगी और या फिर यहाँ ज़्यादा मिलेगी या फिर यहाँ ज़्यादा मिलेगी, तो हमें अनुमान लगेगा इस क्षेत्र में, इस कालखंड में इन वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा था। ए वस्तु मान ली है, इसमें कोई बी वस्तु हम मान लेते हैं, यहाँ बी वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा था। यहाँ सी वस्तुएं मान लें, सी वस्तुओं का प्रयोग चतुर्थ सत्र में ज़्यादा था, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। स्तरित विकास की ऐसी घटनाएं हम समझने के लिए इतिहास में पुराना और नए का अनुमान यहीं से लगता है। इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी क्या है, शामिल है। हड्डियां जो मिली है जानवरों की उनमें कौन है, हिरण है, सूअर है और जंगली जानवरों की हड्डियां भी है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। अब मैंने बताया था आपको, मान लीजिए हम सत्र मान लें, यहाँ से मिली जानवरों की हड्डियाँ पूरे एरिया से, और इस क्षेत्र से मान लीजिए मवेशियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। इसका मतलब यहाँ मवेशी ज़्यादा पाले जाते होंगे, मवेशी यानी कि हमारे गाय, बैल, या फिर हम कह सकते हैं कि भैंस। और इस क्षेत्र में अगर हमें भेड़ और बकरी की संख्या ज़्यादा मिले तो हम उनकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा मिले इस क्षेत्र में, तो हम क्या कहेंगे कि इस सत्र पे, इस कालखंड में भेड़ और बकरियों की संख्या ज़्यादा थी।
ये मान लीजिए स्तर है, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर। इस स्तर पर मिली आपको मवेशियों की हड्डियाँ ज़्यादा, इसका मतलब मवेशी ज़्यादा पाले जाते थे। इस स्तर पर मिली भेड़ बकरियों की संख्या ज़्यादा, उनकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा, तो यहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पाली जाती है। ये नॉर्मल सा अनुमान है। इसके बाद है उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली, इससे पता चलता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ये देखिए, मान लीजिए ये नीचे वाला स्तर, ये उससे ऊपर वाला, ये उससे ऊपर वाला, यहाँ मिली है हमें भेड़ बकरियों की हड्डियाँ। और यहाँ फिर एकदम से एक स्तर के बाद जब खुदाई की, यहाँ से नया स्तर शुरू हो गया, इससे पहले इसके ऊपर वाले स्तर से बहुत ज़्यादा मवेशी मिले हमें। तो उससे क्या अनुमान लगेगा कि ये लोग जो पहले भेड़ बकरियाँ पालते थे, बाद में मवेशियों को पालना इन्होंने क्या कर दिया होगा, शुरू कर दिया होगा। आगे है मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं, यानी कि इनका मान लीजिए मकान ऐसा है, इनके घर कुछ ऐसे मिले हैं, कहीं कहीं आयताकार, इनमें 4 कमरे भी मिले हैं या उससे ज़्यादा भी, और ज़्यादातर क्या है, भंडारण के काम आते होंगे। मान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में व्यक्ति ने क्या कर दिया, उपजाना आरंभ कर दिया, यानी कि फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया। और साथ ही साथ मैंने बताया कि उपज के साथ उन्होंने बीज को भंडारित करना शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर में बोया जा सके और फ्यूचर में उसका प्रयोग किया जा सके भविष्य में कैसे। क्योंकि इनको पता चल गया कि 6 माह कम से कम किसी फसल को तैयार करने में लगते हैं, तो ये उपजाना शुरू करेंगे। पहले तो उपजाना शुरू करने के बाद इनको पता चलेगा 6 माह का जब इनको पता चल जाएगा, तो 6 महीने खाने के लिए कुछ चाहिएगा, उसके प्रयोग के लिए क्या करेंगे भाई, मतलब आगे आने वाले जब हमारी फसलें पक रही होंगी उस समय में क्या खाएंगे, तो इन्होंने भंडारण सोचा। और भंडारण इतने कमरे हैं तो कहीं न कहीं भंडारण भी करते होंगे। ये स्तर का मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, एक बार आपको वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी के प्रति सम्मान जताते हैं। देखिए भाई, मृत्यु के बाद हमारे यहाँ भी होता है, ये देखिए ये आयताकार कमरे जो मैंने ऊपर आपको एक पिक्चर बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। और ये इस साइड आप मान लीजिए प्रवेश द्वार है, यहाँ प्रवेश द्वार है, तो ये मान लीजिए कि हमारा भंडारण कक्ष होगा, ऐसा कुछ। मृत्यु के बाद जो मृतक के प्रति सगे संबंधी आज वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे जताते हैं, रो करके कि मैं इसको कितना प्यार करता हूँ। तो प्राचीन काल में क्या होता है, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन होता है। इसका अनुमान देखिए आप कैसे लगाएंगे। हम मृत्यु के बाद के जीवन विश्वास करते हैं नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप जाओगे कहीं भी, ये मान लीजिए इस व्यक्ति की डेथ हुई और हमें इसको दफनाने जाना है, तो हम क्या करेंगे, आज के ज़माने में, आज का जो हमारा मॉडर्न डे सोसाइटी है, आमतौर पर उत्तर भारत में, कपड़े, उसके बर्तन, कई बार उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, सभी के सभी उसके साथ हम अपने जो शमशान बोला जाता है, कब्रिस्तान है, वहाँ लेके जाते हैं और उसके साथ में छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं कि मृत्यु के उपरांत जीवन, और उसमें क्या है, हमें तो, हम क्यों अशुद्ध मानकर इनका प्रयोग नहीं करते। जो हमारे सोसाइटी में आज प्रचलित है वो क्या है कि हम अशुद्ध मानते हैं, इनका आज प्रयोग नहीं करेंगे कि वो डिमांड कर लेगा ऐसी है वैसी, वो ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन भी वो रात को सपने में आएगा, ऐसा कहेगा कि मेरे कपड़े मेरे बर्तन दो। लेकिन ऐसा तो, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वैसे सोचें हम, लेकिन कभी मैंने ऐसा होता देखा नहीं। लेकिन हम देखते हैं 2 धारणाएं हैं। पहली क्या है, शुद्धता की, शुद्धता और अशुद्धता की, कि ये कपड़े क्या अब अशुद्ध होगा, जो व्यक्ति है ही नहीं उसके कपड़े हम वापस दे दें। और इतिहासकारों के अनुसार इसकी मान्यता क्या है कि लोगों में विश्वास है कि मृत्यु के बाद जीवन है, तभी वो ये कपड़े वगैरह उसके लिए रखे आते हैं, ताकि सर्दियों में उसको ठंड लगे तो वो ओढ़ ले। अभी समझ में आया। तो वैसे ही कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है, उसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। और संभवतः ऐसा सोचा जाता है कि, देखिए, संभवतः ऐसा सोचा जाता है कि जो मृतक है उसके साथ बकरी क्यों दफनाई गई। आप सोचोगे तो हमारे यहाँ मांस प्रथा कुछ लोग फॉलो करते हैं, मांस खाते हैं, तो उस समय लोगों में मांसाहार भी प्रचलित था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो शिकारी भी थे। तो उन्होंने भाई परलोक में मृतक का खाने का इंतजाम कर दिया साथ में ही। मतलब समझ सकते हो कि मृत्यु के बाद जीवन होता है नहीं, उन्होंने कैसा अनुमान लगाया होगा। आगे है दाऊजली हेडिंग, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं इसका भी। यह पुरास्थल है हमारा,
तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये देखिए, अगर हम इंडिया को बनाने की कोशिश करें, यहां से हम राह शुरू करें, ये चीन से माने और ये माने हम म्यांमार, ठीक है। इस क्षेत्र पर यह है दाओजली हेडिंग। अभी आपको समझ में आएगा शायद। हमारे उत्तर पूर्व का हिस्सा है दाओजली हेडिंग। यहाँ से हमें खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं। ये देखिए, मूसल होता क्या है, हमारे यहाँ घर पे नॉर्मली क्या है, उखल। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये उखल है। इसमें कुछ कुटाई के लिए, पिसाई के लिए हम काम करते हैं। देखिए, जो आज प्रयोग होता है वही उस समय भी इसका प्रयोग इतिहासकार आज से अनुमान लगा के करते हैं कि उसका भी वहाँ प्रयोग होता होगा। देखिए, मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अनाज उगाते थे, तभी तो मूसल है उनके पास। अनाज होगा तभी तो किसी चीज़ को पीट कर पीसते होंगे या कूटते होंगे। और साथ ही यहाँ एक जेडराइट पत्थर मिला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आया कहाँ से है, चीन से। इसका मतलब चीन से इनका कुछ न कुछ लेन देन रहा है, व्यापार की प्रथा प्रचलित होगी, ठीक है। जेडराइट पत्थर वहाँ से आया है, इसका मतलब खरीद के लाया गया होगा, ठीक है। ऐसी मान्यता है। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठ सम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार बर्तन में मिलते हैं। देखिए, काष्ठ सम यानी कि काष्ठ मतलब लकड़ी, शम मतलब पत्थर। पत्थर अगर हम सोचें कि लकड़ी और पत्थर का मिश्रित रूप इसे कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो अपनी क्या है, लकड़ी है। और ये लकड़ी धीरे धीरे दबाव और तापमान वृद्धि के कारण धीरे धीरे क्या है, एक पत्थर में बदल गई है। और इसको हम आज क्या कहते हैं, काष्ठम कहते हैं। और इससे मिले बर्तन, इससे बने जो बर्तन हैं और औजार हैं, उनकी प्राप्ति हमें दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग से क्या है, इसकी प्राप्ति हुई है। तो आज हमारा जो थर्ड लेसन है यहाँ कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि आपने इसको साथ साथ में पढ़ लिया होगा। एक बार आप क्या इसको रिवाइज भी करेंगे। ये आपके जो एग्ज़ाम आएंगे, NDA, CDS, CAPF, ये मेरा मेन फोकस है भाई। और साथ में SSC अगर कोई व्यक्ति प्रिपेयर कर रहा है तो उसको GS के पोर्शन में हिस्ट्री के, जो एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है, यहाँ से कुछ न कुछ मदद मिलेगी। क्योंकि 6th लेवल की इसमें कुछ ज़्यादा आपको वो जद्दोजहद या मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और एक अनाउंसमेंट और मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो छोड़िए, अनाउंसमेंट में एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूँ, उसमें कुछ स्पेशल मैं अपनी बातें रखूँगा। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि आपने सक्सेस विद दीपक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई।